वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपनी चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा लास्ट डे है इसमें तैयारी का। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम 40 क्वेश्चन नहीं, हम 60 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। और अगर आपने सारा थ्योरी सेक्शन, सारे प्रीवियस ईयर आप अच्छे से देख लिए हैं और ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपने अच्छे से देख ली है, तो पूरी उम्मीद है कि आप जो यूपी टेट का आपका कल को एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। मैम की तरफ से सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूपी टेट साइंस या जितने भी यूपी टेट का प्राइमरी हो या जूनियर हो उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना पेपर करें, कॉन्फिडेंट बनाकर रखें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और बढ़िया तरीके से आपका जो पेपर है वो हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम में। और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर आपके लिए। तो लास्ट बार एक बार जो प्रीवियस ईयर कराए थे 2 मैराथन में, सारे प्रीवियस ईयर यूपी टेट के, वो एक बार लास्ट में ज़रूर देख कर जाएँ। उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। अपनी थ्योरी का सारा रिवीजन कर लें और बस इतना ही आपको करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume। पदार्थ का एक ऐसा रूप जिसका कोई निश्चित आकार तो नहीं होता लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। तो पदार्थ के इस रूप का, फॉर्म ऑफ मैटर के इस रूप का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमें यहाँ पर बताना है। तो बताइए वो क्या होगा। देखिए, जिसकी फिक्स शेप नहीं होगी, मतलब वो सॉलिड तो है नहीं, तो कार्बन स्टील तो यहाँ से बाहर हो गया क्योंकि ये सॉलिड है। सेम एज ए ही क्रिप्टन भी बाहर हो गया क्योंकि ये सॉलिड है। अब इन्होंने बोला ना तो फिक्स्ड शेप है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब फिक्स आयतन। पानी को आप चाहे ग्लास में डालो चाहे कटोरी में डालो, उसका जो आयतन है, उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इसका मतलब वो क्या है, वो आपका लिक्विड है। अब हमें पहचानना है कि यहाँ से लिक्विड कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल, कैरोसिन जो है वो यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कि जिसकी फिक्स शेप तो नहीं होगी लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी गैस होगी, इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कोज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। ये क्वेश्चन रीट यूपीटेट या जूनियर एडिट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है जबकि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन की अवस्था से गुजर रहा होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कोई सब्सटेंस सॉलिड है और सॉलिड से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या फिर कोई लिक्विड है अगर वो गैस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हम लिक्विड से गैस को समझते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में होता है और वो बॉईल करना कब से शुरू कर देता है, जब वो 100 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पर आता है। उसके बाद अगर आप उसमें थर्मामीटर डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि थर्मामीटर कौन सा वाला डालना है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो 100 से ऊपर रेंज करता है। ठीक है, तो जब मैंने उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला और वो 100 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर उसने अटेन कर लिया और वो बॉयल करने लगा, मतलब वो भाप में बदलने लगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा ही नहीं, वहाँ पर टेम्परेचर 100 ही रहेगा। और वो कब तक रहेगा, कि जब तक सारा लिक्विड किस में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, भाप में ना बदल जाएगा जब तक सारा लिक्विड, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हीट है वो कहीं छुप रही है और वही हीट क्या कहलाती है, आपकी लेटेंट हीट कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन में इसने यही पूछा था कि कॉज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट। जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा जबकि वो अपनी परिवर्तन की अवस्था में गुजर रहा होगा। जैसे पानी है, लिक्विड से गैस बन रहा है तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है और वो जब तक पूरा परिवर्तन नहीं कर लेगा तब तक टेम्परेचर 100 ही रहेगा। उसके बाद ही उसमें कोई चेंज आएगा। तो वो जो टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहा है वो कौन सी हीट है, वो आपकी लेटेंट हीट होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ का रूप नहीं माना जा सकता।
ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैटर वाला, क्योंकि ये रीट में भी है, ये जूनियर एडिट में भी है और ये आपका यूपीटेट में भी है। तो सारे ही बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ मैटर। कौन सा पदार्थ का रूप यहाँ पर नहीं माना जाएगा। देखिए जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, चाहे आप हाइड्रोजन के परमाणु बोलो, कार्बन के परमाणु बोलो, किसी भी सब्सटेंस के एटम अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एक मैटर है, वो एक पदार्थ है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट जो कण है वही आपका एटम है और वो मैटर के अंदर ही आता है, पदार्थ के अंदर आता है। पानी, बिल्कुल पानी भी क्या है, वो आपका मैटर है, उसमें कण है H2O के, तो पानी भी यहाँ पर मैटर है। इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन भी याद रखेंगे क्योंकि वो एटम के अंदर ही है, तो वो भी आपका एक फॉर्म ऑफ मैटर है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म ऑफ मैटर क्या नहीं है, वो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि वेदर कैसा है, वेदर अभी ह्यूमिड है, तो यहाँ पर कोई हम फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। पदार्थ को आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल आप छू सकते हो, है ना, उसको देख सकते हो, उसका आयतन आप नाप सकते हो। तो क्या आप ह्यूमिडिटी का आयतन नाप सकते हो? नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ समर, तो समर तो एक सीज़न है, ऐसी एक ह्यूमिडिटी जो है तो वो तो एनवायरनमेंट की एक कंडीशन है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर फॉर्म ऑफ मैटर नहीं होगी, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। जब हम उबलते पानी में उष्मा की आपूर्ति लगातार देते हैं, मतलब हीट जो है, उष्मा जो है उसमें लगातार सप्लाई हो रही है, तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान, जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा। फिर से यहाँ पर लेटेंट हीट की ही बात कर रहा है और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, गुप्त उष्मा की ही यहाँ बात हो रही है और यहाँ पर टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ने वाला। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। या आप बिल्कुल याद रखेंगे, जब भी कोई सब्सटेंस एक अवस्था से दूसरी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है, जिस स्टेट की उसकी जो लिमिट है उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर आकर वो रुक जाते हैं और वो कब तक रुके रहते हैं, जब तक कि वो पूरी स्टेट में कन्वर्ट अदर स्टेट में नहीं हो जाते। जैसे लिक्विड जब तक पूरा भाप में नहीं बनेगा, वेपर में नहीं बनेगा, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री ही रहेगा, वो नहीं बढ़ने वाला, चाहे आप वहाँ पर कितनी भी हीट दे दें, कितनी भी हीट जो है वो आपकी लगातार वहाँ पर जा रही है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए भी कुछ हीट चाहिए, कुछ उष्मा चाहिए, कुछ ब्रेक करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए भी एक वहाँ पर लेटेंट गुप्त उष्मा चाहिए होती है, ताकि वो अपनी अवस्था बदल सकें, और उसी वजह से टेम्परेचर वहाँ पर नहीं बढ़ता। और मुझे लगता है अब ये लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है, गुप्त उष्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द लिक्विड इज स्पन रैपिडली। एक लिक्विड है, एक तरल है जिसको घुमाया जाता है इस तरह से, द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम। जो सघन कण हैं, जो भारी कण हैं, वो उसके कॉर्नर पर आ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल हैं, जो हल्के कण हैं, वो उसमें एक तरफ ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाले टॉपिक से है। तो यहाँ पर जो मेथड है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन केंद्र प्रसारण में ही यही होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे आपने ब्लड को देखा होगा, ब्लड के जो सैंपल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से मशीन में लगा दिए जाते हैं, उसमें से प्लाज्मा को अलग करने के लिए, और उसको फिर गोल गोल इस तरह से घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगर जो है उसको करा जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें जो लाइटर पार्टिकल हैं वो एक तरफ आ जाते हैं, येलो वाला जो उसमें प्लाज्मा है वो एक तरफ आ जाएगा, और जो दूसरे हैं आपके, उसके जो टेंसर कण हैं वो उसमें एक साइड को आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ये हमें दूध से जब हम मक्खन निकालते हैं, उसको घुमाते हैं, तो उस केस में भी ये हमें देखने को मिलता है। जब मशीन गोल घूमती है तो वहाँ पर भी यही आपका सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटालॉइड। इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है, ये हमें बताना है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों आपके उपधातु हैं, मेटालॉइड हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। लेकिन जो टंगस्टन है वो यहाँ पर आपका मेटल होगा। तो यहाँ पर आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, ये मेटालॉइड यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिंचर ऑफ आयोडीन फाइंड द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आयोडीन के एक टिंचर का पूरा क्या यहाँ पर
सॉल्यूशन है तो उसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताना है। देखिए सॉल्यूट जिसे हम हिंदी में विलय बोलते हैं ये थोड़ा कम मात्रा में होगा, और सॉल्वेंट वो होगा जिसमें ये सॉल्यूट जो है कम मात्रा वाला सब्सटेंस जो है उस विलायक में मिलाया जा रहा है। जैसे पानी है, पानी विलायक है, और अगर मैं उसमें शुगर डाल दूँ, चीनी डाल दूँ तो वो विलय है, वो सॉल्यूट है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में हमें बताना है क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है। उसमें जो अल्कोहल है और अल्कोहल के साथ जो उसमें पानी रहता है वो तो आपका सॉल्वेंट है, और उसमें जो वो आयोडीन मिलाई जा रही है वो आपका सॉल्यूट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आयोडीन यहाँ पर विलय है और अल्कोहल यहाँ पर विलायक है, जो ज़्यादा मात्रा में हो, और उसमें जो कम मात्रा में मिलाया जा रहा है आयोडीन वो आपका सॉल्यूट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है ये हमें बताना है। तो गुड कंडक्टर यहाँ पर नॉन मेटल पूछ रहा है, ये अच्छे से ध्यान रखना। कभी कभी क्या होगा ना, यहाँ पर सपोज मैंने, चलो यहाँ पर सिलिकॉन नहीं है और सपोज यहाँ पर इन्होंने दे दिया क्या कहते हैं सिल्वर, तो बच्चे इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो ये भूल जाएंगे कि नॉन मेटल है यहाँ पर, वो उसको मेटल समझ लेंगे और सिल्वर पर टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये गलती हम जब ही करते हैं जब हमको क्वेश्चन अच्छे से आता होता है और वो बहुत हल्का होता है, तो हम उसमें क्या होता है क्वेश्चन को ही गलत प्रिडिक्ट कर लेते हों और अपना आंसर बस उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि गुड कंडक्टर तो हमारा सिल्वर ही है, मेटल को ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉन मेटल को हम देखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल पूछ रहा है तो आंसर आपका ग्रेफाइट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। ग्रेफाइट आपका एक नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा सेल से है, कोशिका से है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा कोशिका के अंदर ही एक पार्ट होता है, उसी का एक ऑर्गेनल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट है जो आपका कोशिका के अंदर ही होता है। वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल, ये कोशिका का ही एक अंग होता है। exist as a membrane network that extend from the outer membrane of nucleus to the plasma membrane making a connection between them। ये एक झिल्लीदार नेटवर्क के रूप में मौजूद होता है जो नाभिक की बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैली होती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये केंद्रक है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो यहाँ से लेके ये यहाँ पर आधा डायग्राम में सपोज ये पूरा सेल है, तो ये सेल की जो आउटर कवरिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो केंद्रक है इसकी बाहरी जो लेयर है वहाँ से यहाँ तक के बीच में रहता है, और ये एक तरह से नेटवर्क की तरह काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है। देखिए इसका मुख्य काम ये होता है कि जो प्रोटीन है इसकी सप्लाई कराती है, यहाँ से लेके ये जो प्रोटीन है ये आपको केंद्र तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। जो फर्दर बन के आ रहा है वो यहाँ तक पहुँचाएगा आपके केंद्र तक, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट बिहेव एज ट्रांसपोर्ट चैनल बिल्कुल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है उसको भेजना है, और उसको भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको केंद्र तक पहुंचाता है, न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव होता है कोशिका के अंदर भरा हुआ, उसमें जो डिफरेंट मटेरियल हैं उनको भी अलग अलग रीजन तक पहुंचाने का काम क्या करता है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सामग्री को परिवहन करता है उसके साइटोप्लाज्म के कोशिका द्रव्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेटर। जी नहीं, ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जनरेटर की बात जब होती है तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, यही फंक्शन नहीं होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इट कैन बी द साइट ऑफ सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों को स्थल हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, उनकी एक्टिविटी के लिए सम साइट यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एनर्जी जनरेटर का काम नहीं करता। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही इसका फंक्शन नहीं है।
डायग्राम आपने देख लिया होगा, कुछ इस तरह से आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें जो इसका रफ पार्ट होता है उसी में आपके राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पर राइबोसोम जो होते हैं वो उस पर चिपके हुए नहीं होते। जो छोटे छोटे से दाने आपको दिखाई दे रहे हैं यही आपके राइबोसोम है, जो मुख्यतः उनका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करना। और बीच में आपको ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर ही होते हैं आपके क्रोमोसोम, और उन क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात कर रहे थे केंद्रक की। देखिए आपने बहुत से क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें आपको कोशिका के स्ट्रक्चर की लेबलिंग करने को पूछता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है जहाँ पर हमें लेबलिंग करनी है किसकी, किसको बताना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, केंद्रक का स्ट्रक्चर है, और इस केंद्रक के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें वो हमें बताने हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। केंद्रक जो है, देखिए ये हिंदी में नहीं है, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। न्यूक्लियस जो आपका केंद्रक होता है वो सारी एक्टिविटी जो सेल है कोशिका की उसकी कंट्रोल करता है, और एक्ट एज अ डीएनए मटेरियल एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। बिल्कुल डीएनए और प्रोटीन यहाँ पर होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सम कंपोनेंट, इसके भी कुछ कंपोनेंट हैं। ऑल टुगेदर गिव द न्यूक्लियस इट्स फंक्शनैलिटी, जो पूरा मिलाकर क्या करते हैं, न्यूक्लियस जो केंद्रक है उसकी फंक्शनैलिटी, उसके कार्य को कराते हैं। तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस में इसके जो कंपोनेंट हैं उनको लेबलिंग यहाँ पर दे दी गई है ABCD से, और हमें उन कंपोनेंट्स के नाम जो हैं वो सही से बताने हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो आपका क्या है, ये है आपका न्यूक्लियोल्स। ये यहाँ पर जो ए है, ए आपका न्यूक्लियोल्स है, ये जो बीच में दिख रहा है इसी को हम न्यूक्लियोल्स बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो बी है, ये आपको जो पतली पतले से धागे दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। तो यहाँ पर ये बी क्या हो जाएगा, आपका क्रोमैटिन हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर तीसरे नंबर पर ये जो सी है, सी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसकी जो लेयरिंग है, जैसे सेल की लेयरिंग बाहर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, सेम ऐसे ही न्यूक्लियस की जो लेयर है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सी तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और डी यहाँ पर क्या है, देखते हैं इस तरह से जो बीच में इसमें द्रव्य है वो क्या है, वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही यहाँ पर इसकी लेबलिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये न्यूक्लियोल है, और ये आपका क्या है, बी वाले में क्या है, आपका क्रोमेटिन है। सी जो है वो क्या है, वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और डी क्या है, वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है जो इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ द टिप ऑफ शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यदि गन्ने के पौधे की नोक को खेत से हटा दिया जाए तब भी उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, ये किसकी वजह से होता है। देखिए गन्ना कह रहा है यहाँ पर, ये जो नोड है, ये इसकी एक नोड है, इसकी एक टिप है, इसको यहाँ से अगर काट दिया जाए तब भी क्या होता है, ये ग्रो करता रहता है अपनी लेंथ में। वो किसकी वजह से, जब इसको इसकी नोड से काटा जाता है तो ये ग्रो करता है किसकी वजह से, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरह की बात यहाँ पर बोली गई। देखिए मेरिस्टेम क्या होता है, यहाँ पर ये बताया जाता है कि प्लांट भी क्या करते हैं, सेल का डिवीजन करते हैं, इनमें भी कोशिका का विभाजन होता है। और जैसे अगर आप देखेंगे प्लांट के जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो टिप होती है, उसमें होते हैं आपके एपिकल मेरिस्टेम। अगर इनको क्या होते हैं, जानवर वगैरह खा लेते हैं तो ये दोबारा से बढ़ जाते हैं, ऊपर फिर आ जाते हैं, तो जो टिप पर मिलेंगे और जो जड़ों के कोने पर मिलेंगे। आपने देखा होगा प्लांट लंबाई में ऊपर बढ़ते रहते हैं, और जड़ों पर भी क्या होती है, उनकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। तो ये जो जड़ों के कोने में और प्लांट के टिप पर ये जो सेल मिलते हैं वो होते हैं आपके एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये क्या होते हैं, खाली लंबाई में थोड़ी बढ़ता है पौधा, पौधा चौड़ाई में भी बढ़ता है, उसकी स्टेम भी बढ़ती है। तो ये आपको वहाँ पर मिलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। और उसके बाद जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये आपके क्या होते हैं, जैसे कोई लीव है, पत्ती है, तो पत्ती के जो कोने में उसकी जो नोड है, या फिर शुगर केन के जो बीच में नोड थी, ये उन नोड के बीच में होते हैं। याद रखेंगे ये भी एपिकल में ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ऊपर से खसकते हुए नीचे आ जाते हैं। और ये परमानेंट जो सेल होते हैं उनके बीच में होते हैं आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो जैसे ये जो लीव है उसकी नोड में मिलेंगे, या फिर जो स्टेम तना है उसकी नोड में मिलेंगे ये। और यहाँ पर ये बड की ग्रो करने में मदद करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अगर ये टूट जाए पत्ती तो ये फिर से ग्रो कर जाती हैं, तो वहाँ पर काम होता है ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम का। तो इस तरह से 3 टाइप से ये सेल डिवीज़न जो सेल होते हैं प्लांट में पाए जाते हैं, एपिकल में पाए जाते हैं, लिटरल में पाए जाते हैं, और इंटर कैलरी की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो आपके परमानेंट के बीच में होते हैं वो आपके इंटर कैलरी होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर बेस। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। द मोमेंटम ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम फायर्ड फ्रॉम अ गन इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें मोमेंटम दे दिया है, संवेग दे दिया है और साथ में हमें मास भी दे दिया है, द्रव्यमान भी दे दिया है गोली का, जो कि 20 ग्राम है। ये केजी में है, ये ग्राम में है और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें उसे केजी में ही रखना होगा। तो मास, ये जो द्रव्यमान यहाँ पर दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट विल बी, वो भी हमें किलो जूल में बतानी है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा, गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी किलो जूल में, ये हमें बतानी है। तो गोली का द्रव्यमान वो कितना है, वो 20 ग्राम है। उसको पहले केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 केजी आपका। तो पहले तो हमने इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.02 केजी, जो कि हमारा द्रव्यमान हो गया बुलेट का। अब यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की एक रिलेशन पता होगी, जो काफ़ी बार मैंने बताई है मोमेंटम के साथ, संवेग के साथ, कि p²/2m। ये एक रिलेशन होती है गतिज ऊर्जा की संवेग के साथ और द्रव्यमान के साथ। बाकी एक फॉर्मूला वैसे तो होता ही है 12mv², और वहाँ से एक रिलेशन भी हम बना लेते हैं उसको सॉल्व करके। किसके साथ इसकी रिलेशन बना लेते हैं, मोमेंटम के साथ, संवेग के साथ, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। बस अब हमें क्या करना है, इस p²/2m वाले फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें दी हैं उनको रखना है और हमारी काइनेटिक गतिज ऊर्जा जो है वो निकल कर आ जाएगी। p² मतलब मोमेंटम, जो मोमेंटम है, संवेग है, वो हमें 10 दे रखा है और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो कितना होने वाला है, वो आपका 100 हो जाएगा। और 2 × m करना है। मास अभी मैंने निकाल लिया था 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/0.04, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर फिर से मेरा यहाँ पर 100 आ जाएगा। 4 से मैं इसको कट करूँगी तो इसके टेबल में ये 25 टाइम्स जाएगा और यहाँ से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो निकल कर आ गई कितनी, 25 × 100 जूल, मिलाकर मैं ये बोलूँगी 2500 जूल जो है वो मेरी एनर्जी निकल कर आ गई। लेकिन इसने इसको किलो जूल में पूछा है तो हमें 1000 से इसको फिर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 2 0 से 2 0 कट गए, अभी एक 0 बचा है तो उसका पॉइंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2.5 किलो जूल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल सकता है इस तरह का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ फ्लाइंग बर्ड। उड़ने वाले पक्षी के पास कौन सी ऊर्जा होगी, चाहे आपका पक्षी उड़ रहा हो, चाहे आपकी कार चल रही हो, चाहे आपकी बाइसिकल चल रही हो, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो उनमें दोनों ही एनर्जी होती है। एक एनर्जी कम हो सकती है, एक ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पर दोनों ही एनर्जी होगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। गतिज होती है हमारी काइनेटिक और स्थिज होती है हमारी पोटेंशियल। गतिज ऊर्जा जो होती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाती है, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन स्थिर ऊर्जा जो है वो एक साथ ही बढ़ती है। जैसे हम बच्चों के खिलौनों में चाबी भरते हैं तो हम उसको भरते रहते हैं और वो एक साथ इकट्ठी होती है और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो पोटेंशियल होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 बढ़ती रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एक साथ बढ़ेगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रखी हुई वस्तुओं में होगी, चलती हुई वस्तुओं में ज़्यादातर क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो दोनों ही हमें देखने को मिलेंगी, चाहे काइनेटिक हो चाहे आपकी पोटेंशियल हो। एक वक्त ऐसा आ सकता है कि पोटेंशियल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन होगी दोनों ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन ऑफ मास 50 kg जंप टू अ हाइट ऑफ जंप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर, हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। तो यहाँ पर हमें उसकी स्थिर ऊर्जा बतानी है। एक व्यक्ति है जिसका मास, द्रव्यमान हमें दिया है 50 kg है, वो जंप करता है ऊंचाई से कितनी, 1 मीटर की, तो उसकी जो स्थिर ऊर्जा है हाईएस्ट पॉइंट पर वो कितनी होगी। और यहाँ पर हमें जी की वैल्यू भी दे दी है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जो स्थिर ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, mgh। सिंपल अगर फॉर्मूला पता है तो सिंपल इनकी वैल्यू रखनी है। मास हमें रखना है 50, ग्रेविटी जी की वैल्यू हमें दी है 10 और हाइट है हमारी 1, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 जूल। यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइक्रोफोन कन्वर्ट। माइक्रोफोन किसको कन्वर्ट करता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो माइक्रोफोन होता है ये आपकी साउंड एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो आप बोल रहे होते हैं वो साउंड एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमें सही कथन हमें बताना है। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं, ये जो गुणसूत्र होते हैं केंद्रिका में नहीं, ये केंद्रक में पाए जाते हैं, तो ये वाली बात तो सही नहीं है। जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, बिल्कुल जीन जो होते हैं ये गुणसूत्रों में होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, रेस्पायर और रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ये श्वसन भी करते हैं और जनन भी करते हैं, ये बात भी सही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, जो सेल में जो पदार्थ आ रहे हैं जा रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम बिल्कुल हमारा किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का होता है। तो बी, सी और डी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी पहला गलत है, क्रोमोसोम्स हमारे केंद्रक के अंदर होते हैं, ना कि केंद्रिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव बाइल जूस, जो बाइल जूस को ग्रहण करता है, जो कि लीवर में बनता है और स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से जो पितरस बन रहा है और जो पित्ताशय में संग्रहित होता है उसको अपने अंदर लेता है? तो वो कौन सा पार्ट है? वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्षुद्रांत होती है, छोटी आंत होती है, जिसका काम क्या होता है? ये जो बाइल जूस है उसको लेती है, जो बनता है कहाँ पर? लीवर में, स्टोर होता है कहाँ पर? थोड़े समय के लिए गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में, और वहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो मदद करता है फैट्स वगैरह के ब्रेकडाउन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर, तो हम उसको उर्वरक का में उपलब्ध फसलों के जो पोषक हैं वो कौन कौन से होते हैं? उनको हम NPK सिंपल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, जिसे हम NPK शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट, रेशेदार मूल का उदाहरण हमें बताना है। दो तरह की जड़ें होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। जो फाइब्रस रूट होती हैं उन्हें हम रेशेदार जड़ें बोलते हैं, और जो टैप रूट होते हैं उन्हें हम मूसला जड़ें बोलते हैं। तो टैप रूट जो होंगी उनमें तो एक जड़ में इस तरह से ऐसे जड़ें निकल रही होंगी, और दूसरी जैसे हमें गाजर मूली में देखने को मिलती हैं तो वो टैप रूट होती हैं। लेकिन फाइब्रस रूट जो होती हैं वो गुच्छेदार होती हैं, उनमें गुच्छे से बने होंगे, जैसे गेहूँ, चावल, इन सब में आपको फाइब्रस रूट ही देखने को मिलेगी। जो घास का पौधा है, ग्रास का पौधा है, वहाँ पे भी आपको फाइब्रस रूट, बनाना का जो पौधा है, बैम्बू का जो पौधा है, उन सब में आपको फाइब्रस रूट ही देखने को मिलती हैं। रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें ही वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये किस में होंगी? देखिए, कैरेट जो होगी वहाँ पर टैप रूट होगी, मस्टर्ड, ग्राम, इन सब में आपकी टैप रूट होती है। लेकिन जो मक्का होता है, जितने भी सीरियल्स होंगे वहाँ पर सब में क्या आ जाती हैं? आपकी फाइब्रस रूट ही होती हैं। तो चाहे आपका मेज़ हो, चाहे आपका राइस हो, व्हीट हो, इन सब में फाइब्रस रूट ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कॉलेरा है वो किससे कॉज्ड होती है? उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है? जो संक्रामक रोग है आपका हैजा, उसके पीछे होने का क्या कारण है? कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है आपका विवियो कॉलरी, आप नाम से भी पहचान जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, कोलेरा से मैच कर रहा है कॉलरी। तो विवियो कॉलरी जो है वही ये बैक्टीरिया होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कॉलेरा के लिए, हैजा के लिए। इसमें क्या होता है? वॉमिट आएगी आपको, आपका लूज मोशन हो जाएंगे, खून की उल्टियाँ आने लगेंगी। एक वक्त इंडिया में ये काफ़ी फैला था हैजा, कॉलेरा। गंदा पानी इन सब में जो होता है, जैसे जो लोग होते थे वो क्या करते हैं, टॉयलेट वगैरह पानी में ही कर देते थे नदी के किनारे, और फिर उसी पानी को पी लेते थे, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेरा वगैरह बीमारियां हो जाती थी। और वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती हैं? विवियो कॉलेरा। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो पीछे हमने देखे। अब हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, निम्न में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार है? ये हमें बताना है। देखिए, क्रिस्टलाइन वो होगा जिसमें जो एटम होंगे ना उनमें मतलब स्पेसिफिक पैटर्न देखने को आपको मिलेगा, तो वो तो क्रिस्टलाइन है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है नॉन क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस की, मतलब जहाँ पर आपको एटम का एक प्रॉपर पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो वो इनमें से कौन सा होगा? बताइए यहाँ पर आंसर।
आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होते हैं, जबकि जो डायमंड है वो तो क्या होता है, उसमें तो एक सॉलिड 3D डायमेंशनल फिगर होती है, तो वो तो एक क्रिस्टलाइन है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्लास होगा, या फिर प्लास्टिक भी होता तब भी वो क्या होता आपका एमॉर्फस होता, उसका कोई आकार वहाँ पर एटम का नहीं होता उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जो स्टार्टिंग से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन तो उनको रट गया होगा। लाउडनेस ऑफ अ नोड ऑफ साउंड इज, ध्वनि के स्वर की प्रबलता, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो मैंने हमेशा बताया कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो एम्पलीट्यूड, वो आयाम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तरंग के आयाम के समानुपाती होगी, उसके प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली किसके, एम्पलीट्यूड के। लाउडनेस क्या, कि आवाज़ कितनी तेज़ है। आवाज़ जैसे लाउडनेस हम बोलते हैं कि जो हम कानों में सुन सकते हैं आवाज़, वो होती है 80 to 85 डेसिबल की। फिर ज़्यादा डेसिबल की साउंड जो होती है वो हम तक नहीं आती। तो जितनी तेज़ आवाज़ उतनी लाउडनेस उसकी ज़्यादा, और वो डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पर। दूसरा होता है आपका पिच। पिच डिपेंड करती है किस पर, फ्रिक्वेंसी पर, जिसे हम पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारत्व। और उसका मतलब होता है कि आवाज़ कितनी बारीक है या फिर आवाज़ कितनी भारी है, तो वो पिच होती है जो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। और जो लाउडनेस होता है वो आपका एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल ऑफ। जो ब्रेड होता है उसमें जो छिद्र आप देखते हैं, तो वो कौन सी गैस के बुलबुलों के कारण होते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की वजह से जो ब्रेड के जो पोर्स होते हैं उनमें वो किसकी वजह से होते हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की ही वजह से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम पॉलीमर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पॉलीथीन एंड PVC आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जो पॉलीथीन और PVC हैं ये किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। दो तरह की प्लास्टिक होती हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के उदाहरण होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन, जो आसानी से जब हम हीट करते हैं तो वो पिघलती नहीं है, जैसे हमारे स्विचेस हो गए या हमारे टेलीविज़न का जो कैबिनेट होता है वो सब थर्मोसेटिंग का ही होता है। बाकी थर्मोप्लास्टिक एक नॉर्मल प्लास्टिक है जिसको हम हीट करते हैं तो वो आसानी से पिघल जाती है, फिर वो एक सॉलिड बन जाएगी, फिर उसको आप पिघालेंगे तो वो फिर से पिघल जाएगी, तो वो आपकी थर्मोसेटिंग होती है। तो पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो उसी का उदाहरण है। और यहाँ पर एग्जाम में पूछी जा सकती है PVC की फुल फॉर्म, तो ये होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उस तार को हम खींच सकते हैं वह क्या कहलाता है? जैसे सोना है, सोने को बड़े बारीक तार में खींचा जा सकता है, तभी तो उसके आभूषण जो है, ऑर्नामेंट जो है वो बनाए जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की, धातु की क्या कहलाती है? इसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो मैलिएबिलिटी होती है, आघात वर्धनता होती है, ये क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की? इसमें हम मेटल को पीटते हैं, जैसे लोहे को पीटते हैं पतला करने के लिए, एल्युमिनियम की पतली पतली शीट होती हैं, तो जब हम मेटल को पीटते हैं पतला करने के लिए तो वो प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी, और जब हम उसे वायर में खींचते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेफ्थलीन बॉल यूज्ड टू रेपेल मोथ एंड इंसेक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कीट और कीट को दूर भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना ही किससे किससे इनको बनाया जाता है नेफ्थलीन बॉल को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलतार। और ये जो कोलतार होता है ये कोयले की ही एक फॉर्म होती है, कोल की ही एक फॉर्म होती है कोलतार, जिससे हमें नेफ्थलीन बॉल जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंत संबंध और पर्यावरण के साथ उनके जो संबंध हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
एनिमल हुज नंबर आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट मे माइट फेस एक्सटेंशन आर कॉल्ड। जिन जानवरों की संख्या इस स्तर तक कम हो रही है कि वे विलुप्त होने की संभावना उनकी है, तो वो क्या है? जैसे डायनासोर है, पहले थे लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस तरह के जो एनिमल हैं वो क्या कहलाती हैं? वो होती हैं आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय प्रजातियां। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ध्यान से इसको आपको याद रखना है कि जो इस तरह से गिर रही है उनकी प्रजाति कि वो धीरे धीरे हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाएं, जो है हमारे एनवायरनमेंट से विलुप्त हो जाएं, तो वो प्रजातियां कहलाती हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर इज। 1 मिलियंथ ऑफ मीटर क्या कहलाता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये कहलाता है आपका माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती है? वो होते हैं आपके प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल वही होती हैं जिनमें वेल डिफाइंड केंद्रक न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं वो यूक्रियोटिक सेल होती हैं, क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो देखने को मिलता है। और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? वो जीन होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी के अभी अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में। बस टीचर को इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और वो थोड़ा पॉजिटिव रहता है कि फ्यूचर में और भी अच्छा वो वर्क करे अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान बताइए इन चारों में से क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट एंड देन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड होता है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा? या फिर ये दोनों एक साथ ही डिवाइड होते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये पहले डिवाइड होगा 2 पार्ट में, और उसके बाद जो ये साइटोप्लाज्म है वो फर्दर फिर जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है उसका विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। है ना, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डाला गया और उनमें इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास करा तो उनमें बबल आने लगते हैं। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल में जो बबल आ रहे होते हैं, बुलबुले उठ रहे होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, तो वो बबल कौन सी गैस होते हैं यहाँ पर हमें ये बताना है। तो वो बबल होते हैं आपकी ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो बिल्कुल उसका उल्टा है, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास करी जाती है तो जो ऋणात्मक टर्मिनल है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, उस पर जो बनने वाले बुलबुले हैं, बबल्स हैं, वो नॉर्मली किस गैस के होते हैं? तो यहाँ पर जो आंसर है इस बार हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जो बबल होते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन के बबल होते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल पर जो बबल होते हैं वो हाइड्रोजन के बबल होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। चार्ज का पता लगाने के लिए कौन सा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स इन ह्यूमन आई। मानव नेत्र में जो छड़ और शंकु हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं इसके पीछे, उनमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। जो रॉड सेल होते हैं इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं, अंधेरे में देख पाते हैं। तो ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट की तरफ, और जो कॉन्स होते हैं इनकी वजह से हम कलर्स वगैरह को देख पाते
पाते हैं। तो दिन के समय जो कलर्स हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो कौन सेल्स की वजह से दिखाई देती हैं, तो कौन सेल्स जो हैं वो तो सेंसिटिव हो जाएंगे ब्राइट लाइट को, और जो रॉड सेल्स हैं वो सेंसिटिव होंगे आपके डिम सेल को। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो शंकु होते हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, ब्राइट लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं, और जबकि रॉड्स जो होती हैं, जो आपकी छड़ होती हैं, ये आपके किसके प्रति सेंसिटिव होती हैं, ये आपके ब्राइट की जगह यहाँ डिम होता तब ये आंसर सही हो जाता। तो यहाँ पर आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। एक कैमरा और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। देखिए, जो नॉर्मली कैमरा है उसको हमने आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे हम अपने जो पेपर है उस पर हम उसकी इमेज प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हमें एक रियल इमेज जो है वो मिल जाती है। आपने आजकल देखे होंगे कैमरा जो है उनमें हमें रियल इमेज दिख जाती है। तो नॉर्मली हम यही बोलेंगे जो इमेज फॉर्म्ड होती है कैमरे से वो कैसी होती है, वो आपकी रियल हो जाएगी। और माइक्रोस्कोप में तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें आपको वर्चुअल और बहुत बड़ी इमर्ज उसमें ही दिखाई देती है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो हमेशा आपकी वर्चुअल होती है। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल आवर लेफ्ट हैंड सीम टू बी राइट एंड राइट सीम टू बी लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड। जब हम अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायना दाहिना और दाहिना जो है वो बायना दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परावर्तन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ये हमें प्लेन मिरर जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। इफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। अगर प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है तो वह कौन सा कोण होगा जिसमें वह परावर्तित होगा। देखिए, क्योंकि वो नॉर्मल के थ्रू, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आती है तो कोई एंगल बनता है। अब लेकिन यहाँ पर एंगल कुछ बनेगा ही नहीं क्योंकि वो परपेंडिकुलर आई है नॉर्मल के। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो रिफ्लेक्शन भी आपको किस में देखने को मिलेगा, 0 डिग्री में ही देखने को मिलेगा, और ऑप्शन में 0 डिग्री तो है नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका 180 डिग्री भी हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है, और उसमें हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, उस केस में फिर वो 180 डिग्री से वापस चला गया, जैसे आया पूरा 180 डिग्री घूमकर वो वापस चला गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द हेलेस कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी। जो हेले धूमकेतु होता है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 ईयर बाद वो दिखाई देता है। तो ये 20 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब लास्ट में नेक्स्ट और 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो कुल मिलाकर आज हम ये 60 क्वेश्चन देख रहे हैं, और जो आपके लिए लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन इन ह्यूमंस। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में डीएनए क्षति और उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है, बताइए। कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज हैं जिनको वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और जिसकी वजह से डीएनए को डैमेज पहुंचता है या फिर म्यूटेशन होता है ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बी। देखिए, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो भी 3 कैटेगरी में बट जाती हैं। एक होती है आपकी अल्ट्रावायलेट ए, एक होती है अल्ट्रावायलेट बी, और एक होती है अल्ट्रावायलेट सी। ये जो अल्ट्रावायलेट सी होती हैं इनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये ओजोन लेयर तक ही रहती हैं, वहीं पर जो है ओजोन लेयर ही इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ये फर्दर हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाती नीचे की तरफ। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट बी होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे बॉडी तक पहुंच पाती हैं और हमारी बॉडी की जो बाहरी स्किन है उसको इफेक्ट करती हैं। जो ईचिंग वगैरह है या स्किन कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो अल्ट्रावायलेट बी की वजह से होती हैं, और यही जो है अल्ट्रावायलेट बी हमारे डीएनए को डायरेक्टली जो है डैमेज करती है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अल्ट्रावायलेट जो ए है वो हमारी बॉडी के अंदर डीपली हमारी बॉडी के अंदर जाती है, और भी फर्दर जैसे जो रिंकल वगैरह हमारे फेस पर हो जाते हैं वो अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे एसोसिएटेड है, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ
ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में जो है ये साइन हुआ था। और ये आपका अस्तित्व में कब आया था? 1989 में 1 जनवरी को ये अस्तित्व में आया था। और आपका सितंबर 1987 में ये जो है आपका फाइनलाइज हुआ था। तो ये डेट भी याद रखनी है, सितंबर 1987 में ये फाइनलाइज हुआ था। और फाइनली ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? आपका 1 जनवरी 1989 से ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, उससे रिलेटेड ये आपका प्रोटोकॉल था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकल दैट आर responsible for causing great harm to human health are of diameter। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मानव स्वास्थ्य को बहुत हानिकारक पहुंचाने वाले जो कण हैं उनका जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना होता है बताइए ज़रा। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.50 माइक्रोमीटर जो है वो उनका डायमीटर होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन साइंस के एग्जाम में मिलते हैं, ये सिलेबस का हिस्सा है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1986 में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था एनवायरमेंट को लेके, प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 में पास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन बींग। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कौन सा आइसोटोप्स है जो मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंटियम 90। ये जो स्ट्रोंटियम 90 है यही जो है वो हार्मफुल है ह्यूमन बींग के लिए। तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है, स्ट्रोंटियम 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सिंपल वे में तो ग्रीन हाउस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज कर कर दे दिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इसका कारण क्या होता है? तो यहाँ पर आप सोचिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, CO2 का संचय होता है। क्या होता है? जो एनवायरमेंट है वो CO2 को जाने नहीं देता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। जो हमारी अर्थ है वो वार्म अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 होता है और डिप्लीशन क्या होने लगता है, फिर उससे क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन होता है। O3 क्या होता है, ओजोन होता है। ओजोन का ह्रास वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ जाएगी तो ओजोन का ह्रास वहाँ देखने को मिलेगा, उसका डिप्लीशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट देन द एवरेज टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अर्थ वुड हैव बीन। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर औसत तापमान कितना होता? बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, जो एवरेज टेम्परेचर है पृथ्वी का वो -18 डिग्री सेल्सियस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विथ सीवेज इज इंडिकेटेड बाय। जो सीवेज के साथ वाला पानी है वो, उससे जो संदूषण है वो किस से इंगित करता है, वो कैसे पता चलता है, वो किसकी वजह से पता चलता है? वो पता चलता है एंट अमीबा की वजह से। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेफर टू एज द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वाधिक समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार कहा जाता है? बायोलॉजी क्लास 12 में ये देखने को मिलता है टॉपिक हमें। तो वहाँ पर बताया गया है ये जो साउथ अमेरिका में एक्वेटिक वीड पाई जाती है और इस वीड का नाम क्या है, आइकोमिया क्रेसाइप्स। तो यही वीड है जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वीड है, साउथ अमेरिका के आसपास के रीजन में पाई जाती है, पानी में पूरी तरह से फैल जाती है और पर्पल कलर के फ्लावर जो हैं वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखेंगे वीड का नाम क्या है, कौन सा खरपतवार है वो, आइकोमिया क्रेसाइप्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग। सीवेज के पानी में जो बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है उसका अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो उसका अनुमान BOD
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू लगाया जाता है। उसके थ्रू हम देखते हैं कि पानी में कितनी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होता है तो उसका मतलब जो उसमें कार्बनिक पदार्थ की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है इनकी मात्रा जो है वो किससे मेज़र करी जाती है, किसके थ्रू बताया जाता है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प टू रिड्यूस। ये जो ग्रीन मफलर योजना है ये डैश को कम करने में मदद करती है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ई वेस्ट या फिर बोथ ए एंड बी। तो बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ये एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करती है और नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करती है। इस स्कीम में क्या होता है, सड़कों के किनारे हम पेड़ लगा देते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो जाती है, पेड़ लगाने से साउंड जो है, नॉइस पोल्यूशन जो है वो भी कम होता है और कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन तो कम होता ही है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नॉइज पॉल्यूशन में कॉज नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी बाय सिमुलेटिंग द सीक्रेशन ऑफ। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमें घबराहट और चिड़चिड़ापन होता है। तो हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो सीक्रेट होने लगता है जिसकी वजह से हमें ये घबराहट और चिड़चिड़ापन होता है, नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा एड्रेनल हार्मोन। यहाँ पर एम में लिखा है, इसे चेंज कर लेंगे, ADERNALINE, एड्रेनल हार्मोन जो हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ से सीक्रेट होता है और इसी की वजह से हमें नर्वसनेस और आपका चिड़चिड़ापन जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू नॉइज एट 95 डेसिबल कैन प्रोड्यूस। 95 डेसिबल पर लंबे समय तक का शोर अगर आप सुनते हैं या फिर उसके संपर्क में आते हैं तो आपको क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ह्यूमन ईयर है वो 80 to 85 डेसिबल की जो साउंड है उसको बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन 95 डेसिबल की साउंड जो है वो काफ़ी तेज़ होगी। इसको लगातार सुनने से क्या हो सकता है, नर्वस टेंशन, तंत्रिका तनाव हो सकता है और या फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, बताइए कौन होगा यहाँ पर आंसर। सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड जो है वही यहाँ पर जो है सबसे खतरनाक जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है वो निकलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ। प्राकृतिक जल में जो जलीय पौधे हैं और खिलने वाले जो शैवाल हैं की जो उपद्रव वृद्धि है वो आमतौर पर किसकी उच्च सांद्रता के कारण ऐसा होता है। किसका उच्च सांद्रता होती है, तो वहाँ पर फॉस्फोरस की उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस होने की वजह से जो वहाँ पर है हमें ग्रोथ देखने को मिलती है एक्वेटिक प्लांट या फिर एल्गी जो है वो नेचुरली वाटर में जो ग्रो हो जाता है वो हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस की वजह से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड एट फिल्म एंड ड्रामा स्टेज। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल स्मोक को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लूइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कौन सा रोग है जल के दूषित होने से नहीं होता है। तो टाइफाइड हमें खराब पानी की वजह से पीने से हो जाता है, कॉलेरा बिल्कुल, जॉन्डिस ये सब इसी से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो है वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं होता। तो आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, the loudness of sound that a person can withstand without discomfort is about। एक ध्वनि की प्रबलता जिसे कोई व्यक्ति बिना किसी परेशानी के झेल सकता है वो लगभग कितनी होती है, 80 to 85। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 80 डेसिबल की जो साउंड की लाउडनेस है वो आप इजीली हेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT। DDT की फुल फॉर्म हमें बतानी है एज अ
पेस्टिसाइड हम इंसेक्ट को मारने के लिए इसको यूज़ करते हैं खेत वगैरह में। तो DDT की फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन जो है ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो इसमें उसका रिसाव हुआ था, ये बात सही है। हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे, ये बात भी सही है। और ये टुक प्लेस हुआ था कब, 2 दिसंबर की नाइट, या फिर हम इसको 3 दिसंबर भी बोलते हैं, 1984 में। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो एक्टिव फॉल आउट एंड गल्फ भोपाल। ये कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है इससे रिलेटेड, तो यही यहाँ पर गलत है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।